not a game, it's a rich thing. अरसल 605 में पड़ गया। इन चंद सालों के दौरान वो इसकी तालीमी काबिलियत से लाइलम रहा था और इसकी तालीमी इसनाद भी इसकी निगाहों के सामने से नहीं गुजरी थी। चूँकि सवाल का जवाब इसके पास नहीं था, इसलिए हाल ही निगाहों से अरीशा की जानिब देखता रहा। इसे मालूम हो गया कि अरसल सवाल के जवाब से लाइलम है। अरीशा ने तरन्नुम अंगेज निगाहों से अरसल की जानिब देखते हुए पूछा, तुमने शादी से कबल इसके मुतालिक मालूमात नहीं हासिल की? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। पहली फुर्सत में यतीम खाने जाओ और इसके मुतालिक मालूम करो। अगली दफ़ा जब तुम मेरे पास आना तब मिन्हा की तालीमी इसनाद हमरा लेकर आना। अरसल ने इस बात में साझा लाया। अरीशा कुछ देर के लिए खामोश हुई, फिर बोली, अब मुझे इसकी दिलचस्पियों के मुतालिक बताओ, वो कपड़ों की शौकीन है या नहीं? यकीनन इसे शॉपिंग करना पसंद नहीं होगा क्योंकि वो मिलना जुलना पसंद नहीं करती। हो सकता है कि इसे खेलों में कुछ पसंद हो या फिर वो ड्रामे शौक से देखती हो। अमूमन तन्हाई पसंद अफराद का मशगला इनमें से एक होता है। अरसल ने बताया, इसे कुछ भी पसंद नहीं। मैंने इसे कभी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो कपड़ों को भी शौकीन नहीं है। शादी के इन 2 सालों के दौरान इसने मुझसे कभी शॉपिंग का तकाजा भी नहीं किया। इससे ड्रामे भी बहुत पसंद नहीं। इसका कोई दोस्त नहीं है। इन्हीं बातों की वजह से मुझे शक हुआ कि वो मिन्हा नहीं बल्कि बेला है। अरीशा ने पूछा, तो तुम अब क्या चाहते हो? अगर वो बेला है तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें खोया हुआ प्यार दोबारा मिल गया। अरसल ने इनकार में सारी लाया, अपनी गलत फहमी दूर कर लो। मैं इसका ख्वाहिशमंद नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा नेमुल बदल थी। मुझे नज़रअंदाज कर रही थी और मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हो गया। और वो मेरे साथ मुखलिस हो जाती अगर तुम इसका बांडा ना फोड़ देती और मजबूरन मुझे फरार होना पड़ता। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो वाकई मिन्हा है या फिर बेला। अरीशा के चेहरे पर सनसनीखेज तासुरात पैदा हुए और वो तेज लहजे में बोली, तुमने क्या कहा? वो मेरी नेमुल बदल थी और तुमने मुझसे मायूस होने के बाद इसका इंतखाब किया था। मायूस होने की वजह तुमने बता दी, लेकिन इन तवक्कुआत के मुतालिक नहीं बताया जो तुमने मुझसे वाबस्ता की। अरसल चुप रहा। वो बदमज़गी नहीं चाहता था। इसे पूरा यकीन था कि अगर इसने दिल का हाल अयां किया तो उसे सरजनिश देगी। हो सकता है कि वो लानतान भी करे, इसलिए वो इस राज को अपने दिल में छुपाए रखना चाहता था। ताहम इसे सामने देखकर दिल में दबे हुए अरमानों ने दोबारा सर उबारना शुरू कर दिया। वो अब भी पहले जैसी थी। अगर इसकी शादी ना हुई होती तो वो इसे अब भी अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन मसला ये था कि वो इससे बात कैसे करता। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके सामने हाल दिल बयान करता। ना जाने इसको देखकर इसकी बोलती क्यों बंद हो जाती। इसे अरीशा की आवाज़ सुनाई दी, तो तुम में बात करने की हिम्मत नहीं। अरसल ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। इसने चेहरे से इसके दिल को पाड़ लिया था। ये भी कुछ कम असरार नहीं था। अरीशा दोबारा बोली, ठीक है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें अपने मुतालिक बताती हूँ। इन चंद सालों के दौरान मैं लंदन में मुकीम रही। वहाँ मेरे चंद रिश्तेदार हैं। 1-2 कज़न ने शादी के लिए मुझ पर रजू किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं शादी अपने मुल्क में करना चाहती थी। मेरी शुरू ही से ख्वाहिश थी कि मेरे इंतखाब का ताल्लुक काली से हो। तुम्हें मैं अक्सर और बेशतर डिपार्टमेंट के गिर्द मंडलाते हुए देखती थी, लेकिन तुमने कभी भी मुझसे बातचीत नहीं की और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन चली गई। वहाँ से वापस आने के बाद पता चला कि तुम शादी कर चुके हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत जल्दबाज साबित हुए। तुमने शादी करने में जल्दी की। अरसल हाथ मलते हुए बोला, देर तो अब भी नहीं हुई। मेरी बीवी का वजूद एक साये से कम नहीं। मुझे इसके चेहरे के नकूश भी सही तरीके से याद नहीं। वो एक बेमकसद वजूद है। अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो इससे किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरीशा बोली, लेकिन अगर हकीकत में इसका वजूद है तो फिर इसे खत्म करने की हिमाकत ना करना, वरना दर ली जाओगे। और अगर तुम्हारे तहय्युल की पैदावार है तो फिर इसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। इस पड़ताल के लिए मेरे पास एक तरीकाकार मौजूद है, तुम गौर से सुनो। अरसल पहले हमातन गोश था। इसे तो अपने इर्द गिर्द अरीशा के चेहरे के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सब कुछ सिमट कर इसके चेहरे तक महदूद हो गया था। इसकी निगाहें और कान सामने बैठी हुई नफ्सियात के डॉक्टर पर मरकूज थी, जो आज भी पहले की तरह खूबसूरत और जवान थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह हम कलाम हुई, तुम फौरन अपने घर जाओ और मोबाइल फ़ोन के कैमरे को ऑन कर लो। मैं सब कुछ यहाँ बैठकर अपनी आंखों से देखूंगी। तुम्हारे मोबाइल का रब्ता मेरे मोबाइल से होगा। अगर वो मोबाइल में मुझे दिखाई दी तो वो मिन्हा होगी। अगर दिखाई ना दी तो समझ लेना कि वो बेला है। इसकी इत्तला मैं तुम्हें मोबाइल पर दे दूंगी। बेला होने की सूरत में तुम इसे गोली मारकर खत्म कर देना। वो चंद लम्हे सोचते रहने के बाद बोली, लेकिन गोली की आवाज़ से इर्द गिर्द के हमसाये मुतवज्जे हो जाएंगे। तुम इसे किसी नकीले हथियार से मारना। इस दौरान मैं तुमसे राब्ता रखूंगी और तुम्हें आगे के मुतालिक बताती रहूंगी। अरसल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अगर वो बेला है जिसका मुझे पूरा यकीन है तो फिर मेरे ख्याल में इसे दफनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तुम मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं ऑनलाइन होते ही तुमसे राब्ते में रहूंगा। अरीशा ने इसे नंबर दे दिया। वो उठकर क्लिनिक से बाहर आ गया। गाड़ी में बैठते हुए इसने सोचा, बात तो बिल्कुल सामने की है। अरीशा इससे मोहब्बत करती थी और वो बिलावजह खौफ में मुब्तला था। इस खौफ की वजह से इसे 2 वजूदों को फजूल में बर्दाश्त करना पड़ा, मिन्हा और बेला। ताहम अगर इसके घर में रहने वाला वजूद बेला था तो अब तक वो एक वजूद से नबरद आजमा था, जिसने इसकी जिंदगी को अच्छे खासे अजाब में मुब्तला करके रखा था। इसे अपने दिल में नफरत की लहर उठती हुई महसूस हुई। बेला ने बिलावजह इसे अपना गुलाम बना
बना रखा था। अरसल को अब इस गुलामी से आज़ाद होना चाहिए था। अरीशा इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी जिसे इसने गुमराह होने के बाद खो दिया था, लेकिन अब वो इसे दोबारा नहीं खोना चाहता था। बिलफर्ज अगर वो मिन्हा थी तब भी वो इसको तलाक देकर अरीशा से रब्ता कर सकता था। वो गाड़ी कोठी तक ले आया। कोठी सुनसान पड़ी थी, नौकर जा चुके थे। इसका खाना हार्ड पार्ट में रखा हुआ था। मिन्हा बहुत कम खाती थी। अज़वाजी जिंदगी के चंद साल के दौरान वो बहुत कम ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, और एक दो दफा जब बैठे भी थे तो इस दौरान मिन्हा ने खाने को कम ही हाथ लगाया था। गाड़ी से उतरने के बाद अरसल ने मोबाइल फोन निकाला और इस पर अरीशा से ऑनलाइन रब्ता कर लिया जिसकी मुंतजिर थी। अरसल ने बताया कि मैं घर आ गया हूँ, क्या तुम मुझे देख रही हो? इसे जवाब मौसूल हुआ, हाँ मैं देख रही हूँ। तुम्हारा घर बहुत शानदार है, लेकिन मुझे इससे सरोकार नहीं। मैं तो जल्द से जल्द बेला को देखने की मुतमन्नी हूँ। मेरी दुआ है कि वो मिन्हा ना हो, ताहम हम जल्द से जल्द एक दूसरे के हो जाए। अरसल सरशारी से बोला, वो बेला है, मुझे यकीन है कि तुम उसे देख नहीं पाओगी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो मोबाइल फोन हाथों में पकड़े घर के अंदर आ गया। सिटिंग रूम के आगे लान बना हुआ था। इस लान के सामने जगमगाती हुई रोशनियों के दरमियान राइटिंग टेबल के किनारे मिन्हा बैठी हुई थी। इसके सामने टाइपराइटर रखा हुआ था। वो इस पर झुकी हुई काम करने में मसरूफ थी। इसकी तवज्जो तहरीर पर मरकूज थी और इसे मालूम नहीं था कि अरसल इसकी मूवी बना रहा है। अरसल ने मोबाइल का रुख मिन्हा की जानिब करते हुए अरीशा से पूछा, क्या तुम इसे देख सकती हो? इसे आवाज़ सुनाई दी नहीं, मुझे सिर्फ टाइपराइटर दिखाई दे रहा है। कुर्सी पर कोई नहीं बैठा। अरसल का दिमाग सुन होकर आएगा। इसका मतलब था कि वो वाकई बेला थी और इसे मिन्हा बनकर बेवकूफ़ बना रही थी। अरीशा की आवाज़ सुनाई दी, क्या वो तुम्हें दिखाई दे रही है? हाँ, अरसल ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो टाइपराइटर पर काम कर रही है और इसकी तमाम तर तवज्जो टाइपराइटर पर है। मैं इसे खत्म करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है। किचन में चाकू मौजूद होगा, इसके जरिए इसका खात्मा कर दो। इसे अरीशा की आवाज़ सुनाई दी और कोशिश करना कि इसके चीने चिल्लाने की आवाज़ बाहर ना जाने पाए। अरसल जन जलाते हुए लहजे में बोला, अगर इसका वजूद नहीं है तो फिर आवाज़ कैसे बाहर जाएगी? मेरा मकसद सिर्फ इसे खत्म करना है। इसकी आवाज़ से मुझे कोई सरोकार नहीं। इसने मोबाइल फोन ऑफ कर दिया और किचन की तरफ गया। वहाँ बर्तनों के पास मुख्तलिफ किस्म की छुरियाँ और चाकू रखे हुए थे। इसने इनमें से एक का इंतखाब किया। ये साइज में काफ़ी बड़ा और मजबूत था। इसका दस्ता बआसानी हाथ में आ जाता था। वो इसे लेकर सिटिंग रूम में आया। शीशे की दीवार के पार मिन्हा राइटिंग टेबल के किनारे वैसे ही बैठी थी जैसे वो इसे छोड़कर गया था। ताहम अब वो टाइपराइटर पर झुकी हुई नहीं थी, बल्कि कुछ सोचने में मसरूफ थी। तब अचानक इसकी निगाह अरसल पर पड़ी और वह चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरसल तेज तेज मुंह चलता हुआ इसके करीब आया और सफ़े पर निगाह डालते हुए तंज़ लहजे में बोला, ये तुम्हारे वजूद की तरह हाली है और मुझे मालूम है कि ये सब एक फ्रेब है। मेरे ख्याल में आज पड़ताल हो ही जानी चाहिए। मिन्हा हवन्नुकु की माने जैसे देख रही थी। इसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। फिर अचानक ही इसकी निगाह अरसल के हाथ में पकड़े हुए चाकू पर पड़ी। इसकी निगाहों में खौफ की परछाइयां नमूदार हुई। अरसल ने फौरन चाकू कमर में छुपा लिया और जहर खुद लहजे में बोला, मैं तुम्हारी तालीमी इसनाद देखना चाहूंगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मिन्हा बोली, मेरी इसनाद के साथ आपका क्या ताल्लुक और आप क्या करना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि वो भी तुम्हारी तरह असली है या नहीं। मिन्हा बोली, वो यहाँ नहीं है, यतीमखाने में है। अगर आपको देखने की ख्वाहिश है तो वहाँ चले जाइए। अरसल उसीले लहजे में बोला, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए। मुझे अभी और इसी वक्त अपनी इसनाद दिखाओ, वरना मैं तुम्हें चीखने का मौका भी नहीं दूंगा। मिन्हा आपसे तुम पर आते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आज से पहले तुमने कभी इस लहजे में मुझसे बात नहीं की। तुम नशा तो नहीं करने लगे? अरसल सर्द लहजे में बोला, तुम्हारा राज फाश हो चुका है। तुम मिन्हा नहीं बल्कि बेला हो। मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूँ। तुमने मेरे दिमाग पर काबू पा लिया है। मेरी तहरीरें मुतासिर हुई हैं और मुझे काम मिलना बंद हो गया, लेकिन मैं इतनी आसानी से सब कुछ खत्म कर देने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारा वजूद हकीकत में कुछ नहीं। अगर मैं इसे खत्म कर दूंगा, किसी पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने अपनी कमर के पीछे छुपा हुआ हाथ सामने कर लिया जिसमें चाकू पकड़ा हुआ था। मिन्हा की आंखों में खौफ के तासुरात पैदा हुए। वो अकलाते हुए बोली, तुम वाकई पागल हो गए हो। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर पहले शक था, अब यकीन में बदल गया है। मैं पागल खाने फोन करती हूँ। इसने मेज पर से अपना मोबाइल फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन अरसल ने इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो कुर्सी के ऊपर गिरी। कुर्सी इसका वजन सहार ना सकी और पीछे गिर गई। मिन्हा कुर्सी के ऊपर से होते हुए जमीन पर चारों शान चित गिर गई और बेहतर चीखने चिल्लाने लगी। अरसल के कानों में अरीशा के अल्फाज गूंजे। इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ से इर्द गिर्द के हमसाये मुतवज्जो हो सकते हैं, इसलिए फौरन खत्म करने की कोशिश करना। वो कुर्सी पर गिरने के बाद उठने की कोशिश करने लगी। इसकी उरियां और दूधिया कमर अरसल की निगाहों के सामने थे। इसने चाकू दस्ते तक कमर में घोंप दिया। मिन्हा की दिलदोज चीखों से पूरे लान का माहौल गूंज उठा। अरसल ने नफरत भरे लहजे में इसे चंद गालियां दी और चाकू बाहर निकालने के बाद दोबारा कमर में घोंप दिया। खून का फवारा निकला। इसने अरसल के हाथ को सुर्ख कर दिया। मिन्हा ने चीखना बंद कर दिया। इसका जिस्म पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था। अरसल ने इसे बालों से पकड़ा और चेहरा अपनी जानिब करते हुए कहा, तुम दोनों में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। वो भी मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, तुम भी नहीं करती। वो भी खाने पीने से कतराती थी और तुम भी कतराती हो, तो फिर तुम्हारे मर जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिन्हा की आंखें ऊपर चढ़ गई थी और मुंह से खून की धार निकलकर खुले गिरबान को रंगीन करने लगी थी। इसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल ना सकी। इसकी गर्दन बाएं जानिब को ढलक गई। अरसल ने इसके बेजान वजूद को जमीन पर पटका और अपनी राइटिंग टेबल की तरफ आ गया। अब वो मुतमईन था कि इसे तंग करने वाला कोई नहीं था। अब वो बखूबी अपनी तहरीरों पर काम कर सकता था। रात 12 बजे के करीब घंटी बजी। इसने सोचा, रात के इस पहर कौन आ सकता है? शायद कोई करीबी हमसाया होगा। इसे मिन्हा या बेला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ों ने मुतवज्जह किया होगा, लेकिन इसके आने की क्या जरूरत थी? ये इसका ज़ाती मामला था, किसको ज़ाहिर अंदाजी करने
किसी को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए थी। इसने फौरन इस ख्याल को रद्द कर दिया। मिन्हा या बेला का कोई वजूद गैर हकीकी था, तो फिर इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ हमसायों तक कैसे पहुंच सकती। घंटी दोबारा बजी। नौकर जा चुके थे। इस वक्त वो अकेला था, इसलिए दरवाजा इसे ही खोलना था। वो कमरे से बाहर गया। हर तरफ सन्नाटा था, ताहम लाइट्स ऑन थी। वो सिटिंग रूम से होता हुआ गेट की तरफ आ गया। घंटी एक दफा फिर बजी। इसने दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे, ताहम तहम्मुल मिजाजी से काम लेते हुए बोला, मैं काफी देर से घंटी बजा रहा हूँ। आपके हमसायों की जानिब से कॉल मसूल हुई है कि उन्होंने कुछ देर कबल आपकी बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है। हैरियत तो है ना? अरसल ने मुस्कुराते हुए बताया, जिसकी आवाजें उन्होंने सुनी थी वो बेला थी। मुझे समझ में नहीं आ रही कि बेला के चीखने चिल्लाने की आवाजें हमसाये ने कैसे सुन ली। इंस्पेक्टर को इसकी दिमागी हालत पर कुछ शक हुआ और इसने घर को अंदर से देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अरसल एक जानिब होते हुए बोला, आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है। मुझे भी इसके मुतालिक मालूम करने में 5 साल का अरसा गुजर गया। मैं आपको इनकार नहीं करूंगा, आप अंदर आए। इंस्पेक्टर से गलती सरजद होगी कि वो अकेला आया था, इसको एहलकारों के साथ आना चाहिए था। अब वो वापस नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरन अंदर आ गया। इसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में लिया, वो लोडेड था। अरसल सिटिंग रूम में आ गया। सामने वाली दीवार के पर्दे हटे हुए थे और लाइट्स ऑन थी। इंस्पेक्टर बेहयाली में चलता हुआ शीशे की दीवार की जानिब आ गया। दीवार के सामने खूबसूरत लान बना हुआ था जिसमें जा बजा बल्ब लगे हुए थे और शीशे की दीवार के बिल्कुल सामने राइटिंग टेबल पर टाइपराइटर रखा हुआ था। इसके पास फर्श पर किसी औरत का वजूद आड़ा तिरछा पड़ा हुआ था जिसके इर्द गिर्द खून का तालाब दिखाई दे रहा था। अरसल सीधे हाथ की जानिब अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इंस्पेक्टर ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जह करते हुए कहा, मुझे लान में लाश दिखाई दे रही है, ये किसकी है? अरसल हैरत भरे लहजे में बोला, क्या ये तुम्हें दिखाई दे रही है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अरीशा ने कहा कि ये किसी को दिखाई नहीं देती। अरीशा कौन है? इंस्पेक्टर ने दोबारा पूछा, और क्या इसने इसे कत्ल किया है? अरसल ने इस बात में सारी लाया, हाँ, लेकिन यूँ समझो कि वो दर पर्दा इसने इसे कत्ल करने पर मुझे उकसाया है और मुझसे कहा है कि इसका वजूद नहीं है। अगर इसकी परछाई को खत्म कर दूं तो इसे छुटकारा हासिल कर सकूंगा। इंस्पेक्टर शीशे का दरवाजा खोलकर लान में आ गया। वहाँ हालात बहुत नागुफ्ता बे थे। फर्श पर हर जानिब खून बिखरा हुआ था और लाश की कमर में चाकू दस्ते तक धंसा हुआ दिखाई दे रहा था। इसने आगे बढ़कर लाश को छुआ। वो काफी हद तक गर्म थी, इससे मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। अरसल इंस्पेक्टर के करीब खड़ा हवन्नकू की मानी से देख रहा था। इंस्पेक्टर सवालिया नजरों में पूछने लगा, अरीशा कौन है और इसने तुम्हें कत्ल के लिए क्यों उकसाया है? वो नफ्सियात की डॉक्टर है। अरसल ने बताया, बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आई है। कॉलेज के दिनों में मैं इसकी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया था। इसके दौरान बेला हमारे दरमियान आ गई। आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? मेरे और अरीशा के दरमियान। इस वक्त भी अरीशा ने मुझे इसकी हकीकत से आगाह किया था। तब पर्दा फाश हो जाने की वजह से बेला को फरार होना पड़ा। इसके फरार के बाद अरीशा तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चलेगी और मैंने मिन्हा से शादी कर ली। तालीम हासिल करके वो वापस आई और इसने मुझे बताया कि मिन्हा दरअसल बेला है। वो रूप बदल कर मुझसे बदला लेने के लिए वापस आई है और अगर मैं इसे खत्म कर दूँ तो इसके शहर में अपने आप को आज़ाद करवा सकता हूँ। मैंने इसके उकसाने पर मिन्हा को कत्ल किया। मेरा मतलब है बेला को। कत्ल करने से कबल मैंने मोबाइल के जरिए अरीशा से राब्ता किया था और इसने मुझे बताया कि ये मिन्हा या फिर बेला जो भी है इसे दिखाई नहीं दे रही। तब मुझे यकीन होगा कि वो मिन्हा नहीं बल्कि बेला है। इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया। वो बेला और मिन्हा के नामों के दरमियान उलझ कर रह गया। ताहम इसे अंदाजा हो गया कि इस तमाम किए दरे के पीछे अरीशा का हाथ था। अरसल एक दिमागी मरीज था और उसे बेवकूफ़ बनाकर इस्तेमाल किया गया था। इसने कुछ सोचते रहने के बाद अरीशा के क्लिनिक के मुतालिक दरियाफ्त किया। अरसल बोला, मैं आपको इसके क्लिनिक तक ले जाता हूँ। मुझे इससे बहुत सवाल पूछने हैं। बेहतर यह है कि मैं आपके सामने पूछूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मैंने मुबालगा आराई से काम नहीं किया। इंस्पेक्टर ने इस बात में सारी ला दिया और वो दोनों बाहर आ गए। जहाँ इंस्पेक्टर की जीप खड़ी थी और उसमें बैठ के अरसल ने एड्रेस बताया और जीप आगे बढ़ने लगी। एड्रेस जिस बिल्डिंग का था वो किताबों और प्रिंटिंग प्रेस पर मुश्तमिल मशहूर तरीन कारोबारी मरकज था जहाँ दिन रात काम होता था। इंस्पेक्टर हैरत भरी निगाहों से अरसल की जानिब देखते हुए बोला, क्या तुमने सही एड्रेस बताया? ये प्रिंटिंग प्रेस और किताबों की पब्लिशिंग पर मुश्तमिल इमारत है। नफ्सियात का डॉक्टर का यहाँ क्या काम? अरसल बोला, हर चंद के यहाँ प्रिंटिंग प्रेस और किताबों की दुकानें ज्यादा हैं, लेकिन कुछ क्लिनिक भी हैं। आप ऊपर चले तो आपको मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला। दोनों इमारत के अंदर आ गए। अरसल के कहने के मुताबिक क्लिनिक दूसरी मंजिल पर था। इसने जिस दुकान की जानिब इशारा किया वहाँ लाइट साफ थी, तहाँ चपरासी मौजूद था। वो अरसल को देखकर इसकी तरफ आ गया। अरसल ने सवालिया लहजे में पूछा, डॉक्टर अरीशा कहाँ है? मुझे इससे जरूरी मुलाकात करनी है। चपरासी हैरत भरे लहजे में बोला, कौन डॉक्टर अरीशा? ये तो आपका जाती ऑफिस है, अगर कहते हैं तो मैं खोल देता हूँ। अरसल के कुछ कहने के बाद इंस्पेक्टर ने पूछा, अगर ये ऑफिस अरसल साहब का है तो फिर इसका ताल्लुक किताबों से होगा, तो फिर डॉक्टर अरीशा कौन है? चपरासी बोला, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। अगर वो अरसल साहब की तरह लिखा रही है तो फिर इन्हें ज्यादा बेहतर तौर पर मालूम होगा। आप इनसे पूछ लीजिए। ऑफिस खोल दो। इंस्पेक्टर ने तहकुमाना लहजे में कहा, मैं मुआयना करना चाहता हूँ। चपरासी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। ऑफिस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा चपरासी और क्लर्क के बैठने के लिए था और दूसरे हिस्से में बड़ी आलीशान
मेज कुर्सी मौजूद थी। मेज पर टाइपराइटर रखा हुआ था। इंस्पेक्टर ने अरसल की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ सामने आ गया। ये किसी डॉक्टर का क्लिनिक नहीं बल्कि तुम्हारा ऑफिस है। अब बताओ तुमने अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया? क्या तुम्हें इसकी जायदाद की जरूरत थी या फिर डॉक्टर अरीशा से दूसरी शादी करने के लिए तुमने इसे कत्ल किया? अरसल ने सामने एक कुर्सी की तरफ देखा। वहाँ अरीशा विराजमान थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अरसल ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, बेला मर चुकी है, लेकिन इंस्पेक्टर मेरे गले का फंदा बन गया है। अब बेला की तरह इससे मेरी जान छुड़ाओ। अरीशा बोली, ये बेला का तीसरा रूप है। वो एक के खत्म होने के बाद दूसरे रूप की सूरत इख्तियार कर गई है। अब इसे भी खत्म कर दो। मगर किससे? अरसल ने पूछा। मेरे पास कोई हथियार नहीं, लेकिन इसके पास है। अरीशा ने बताया, जरा गौर से देखो, तुम्हें इसके हॉस्टल में रिवॉल्वर दिखाई दे रहा होगा। इसे निकालो और फायर कर दो, बेला का वजूद खत्म हो जाएगा। अरसल ने इंस्पेक्टर की जानिब देखा। वो हैरत भरी निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था और इसे पूरा यकीन हो गया था कि वो पागल हो चुका है, लेकिन इसे यह मालूम नहीं था कि मौत इसके सर पर नाच रही है। अरसल ने अचानक से ही आगे बढ़कर इसके हॉस्टल से रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और फायर कर दिया। गोली इंस्पेक्टर के सीने में उतर गई और वो पीछे की जानिब गिर गया। अरसल ने कुर्सी की जानिब देखा। अरीशा वहां नहीं थी। कमरे का दरवाजा झटके से खुला और चपड़ासी ने अंदर झांक कर देखा। इंस्पेक्टर की लाश इसके सामने जमीन पर पड़ी थी। इसने फुर्ती के साथ दरवाजा बंद कर दिया और बाहर भाग गया। कुछ ही देर में पुलिस अंदर आई। अरसल अपनी कुर्सी पर बैठा काम कर रहा था। इसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। तमाम इसके चेहरे पर इत्मीनान भरे तासुरात थे। आखिरकार इसने बेला का हाथ कर ही दिया था।